भारत में वॉइसरॉय चेंज होते हैं और भारत के वॉइसरॉय बनते हैं लॉर्ड लिनलिथ को। ठीक है जी, लॉर्ड लिनलिथ को। इसका नाम में गो आ रहा है। ये सारी कोशिश करेगा कि अंग्रेज यहाँ से भागे। ठीक है जी, पूरी कोशिश करेगा, जितने भी इसमें काम होते हैं वो सब कोशिश करेगा कि अंग्रेज यहाँ से भागे। सबसे पहले 1937 के अंदर इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं। बताऊंगा ये क्या था। 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर टू के अंदर भारत की एंट्री करवा देते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मैं बॉस वाले में पढ़ा चुका हूं कि सुभाष चंद्र बोस कैसे क्या क्या उन्होंने किया था। लाहौर रेजोल्यूशन आता है 1940 का। अगस्त ऑफर आता है। क्रिप्स मिशन आता है भारत के अंदर। क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी और बंगाल का फेमाइन। ये सारी घटनाएं जो हैं, ये सारी घटनाएं हुई हैं लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में, 1936 से 1943 तक ये रहा भारत के अंदर। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं और यहां तक पाकिस्तान की डिमांड आ चुकी थी। पाकिस्तान का वर्ड का इस्तेमाल हो गया था और वो चाहते थे कि हमको पाकिस्तान चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है जी, क्या था आपको पढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा भारत में क्या आया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत डीप एक्ट था, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 11 जगह पे प्रोविंस बना दिए गए थे। याद आया बेटा? 11 जगहों पे प्रोविंस बना दिए गए थे। अब भारत सरकार कहती है, जो उस समय की ब्रिटिश हुकूमत होती है, वो कहती है हम इलेक्शंस करवाएंगे इसके ऊपर। अब सब लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। मुस्लिम लीग भी करती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। जैसे भीमराव अम्बेडकर की अपनी अलग पार्टी थी, बंगाल में जो थे वो अलग पार्टी थी। इन सब जगहों पे अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी और वो सब इलेक्शन में क्या करते हैं, कंटेस्ट करते हैं। इस इलेक्शन में ये देखा जाता है कि लगभग 3 करोड़ के लोग आसपास वोटिंग करते हैं। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं 1937 का इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस। ठीक है जी, इलेक्शन हेल्ड होती है 11 प्रोविंस में। अब आपको दिक्कत तो नहीं होगी ना कि वो 11 प्रोविंस कौन कौन से हैं? इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये हैं सारे के सारे, ये इनकी सीट्स हैं। बंगाल है। ठीक है जी, तो 1936 से 1937 जैसे उस एक्ट को लागू किया जाता है, फटाफट अंग्रेज कहते हैं कि हम लोग इलेक्शंस भी यहाँ पे करवा लेते हैं। तो बंगाल में 250, मद्रास में 215, बॉम्बे में 175, यूपी में 228, पंजाब में 175, असम में 108, सेंट्रल प्रोविंस में 112, बिहार 152, उड़ीसा 60, सिंध 60 और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी 50 सीटें थी। ये उस जमाने की सीटें थी। जैसे आज होती है ना लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, आज होती है ना दिल्ली में 70 सीटों पर इलेक्शन होने वाला है, तो उस टाइम पे कुछ ऐसा ये क्या था, स्ट्रक्चर था। इलेक्शंस होते हैं, कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो मैंने यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियां लिखी है देख लीजिए एक बारी। इंडिया नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यूनानिस पार्टी, सिंध यूनाइटेड पार्टी, अंबेडकर पार्टी। देखिए इसमें जो है, अब जो मुस्लिम है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? मुस्लिम्स को। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे? हिंदूज को। देखा तो यही जा रहा है ना, उनका तो प्रोस्पेक्ट यही है, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस का ना हो, लेकिन उनका तो यही है। अब यहाँ पर इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं। टोटल मिलाकर 1585 सीटें होती हैं। ठीक है जी, 468 सीट रिजर्व होती हैं। आपको समझ में आएगा रिजर्व क्या थी, वो पूना पैक्ट क्या था, पूना पैक्ट के थ्रू रिजर्व करवाएगी, मुस्लिम्स के लिए सीटें रिजर्व करवाएगी। ठीक है बेटा। अब यहाँ क्या होता है, जब यहाँ पर रिजल्ट आता है फरवरी 1937 के अंदर, तो रिजल्ट लोगों को बहुत ही भौचक्का कर देता है। कांग्रेस 707 सीटें जीत जाती है, मुस्लिम लीग सिर्फ 106 सीटें जीत पाती है, अदर पार्टी में 387, इंडिपेंडेंट में 385। ठीक है जी, और मुस्लिम सीट में 468 सीट जो रिजर्व होती हैं उनको मिलाकर उस पर जीतती है। यहां पर यह पता चलता है 11 में से 7 में सरकार किसने बना ली? कांग्रेस ने। अब मुस्लिम लीग को लगता है कि हम तो वहां भी हार गए जहां मुस्लिम मेजोरिटी में है, मतलब जहां पे भी हैं, बंगाल में भी है, बंगाल में तो वो जीत गए थे, लेकिन जहां पर मुस्लिम्स मेजोरिटी में हम वहां भी हार गए इलेक्शन। अब मोहम्मद अली जीना को सबसे पहले झटका यही लगता है कि आने वाले टाइम में अगर देश आजाद हो भी गया तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। समझ गया ना बात का मतलब? समझ रहे हो ना मेरी बात का कहने का मतलब क्या है? उसको ये अपने दिमाग में ये आ गया कि मैं इस देश के अंदर, मुस्लिम लीग इस देश के अंदर आगे जाके भी जब आजाद भी हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ा नहीं जाएगी। बहुत बड़ा सेटबैक लगता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, बहुत बड़ा, क्योंकि कांग्रेस तो 760 सीटें। अब क्या होता है, अब ये लोग मिली जुली कहीं सरकारें बनाते हैं,
कहीं पूरे तरीके से सरकार बनती है। अब सरकार जो होती है काम करना स्टार्ट कर देती है, अच्छे से काम कर रही होती है सरकार। एकदम से क्या होता है, अब यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना बेचारे रो रहे होते हैं। कुछ इस तरीके का ये भारत का उस जमाने का 1937 का ये नक्शा है। जो ये आप देख रहे हैं जो लाइट स्किन कलर का है बेटा, डार्क स्किन कलर का, ये प्रिंसली स्टेट्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बताया था मैंने आप लोगों को। बाकी जगहों पे जहां जहां पे जो वोट डले हैं वहां पर देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे जीती है। और मुस्लिम लीग तो बेचारी का कहीं पता ही नहीं चल रहा कहाँ है कहाँ नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना वाज सो सैड एस्टोनिश्ड टू सी दी रिजल्ट्स कि इतना बड़ा कैसे मुझे हार हो सकती है। ठीक है जी। अब वो बहुत टेंशन में। अब क्या होता है, अब क्या होती है बेटा, वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पर स्टार्ट होती है। और इंडिया से बिना पूछे कि इंडियंस लोग करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, लॉर्ड लिलिथगो इंडिया को जबरदस्ती वॉर में डाल देता है। बोलता है इंडिया इज विद वॉर एट जर्मनी। हमारा जर्मनी से कोई लेना नहीं, हमारा को देना नहीं, हमें वॉर में डाल दिया। अब भाई यहां पर कांग्रेस परेशान। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। लॉन लेट इट गो, कोई बात भी नहीं करता है, लॉन लेट तो कुछ भी नहीं बोलता है और इंडिया को वॉर में धकेल जाता है। सेम ये सिचुएशन होती है इंडियन कांग्रेस की कि अभी आपने चुनाव करवाए, 14 महीने की सरकार चली थी, 14 महीने पहले आपने चुनाव करवाए, 11 में से 7 जगहों पे हम जीत के आए हैं, आप पूछ भी नहीं रहे हो हमसे और सीधा हमको वॉर में डाल दिया। ठीक है जी, हमको वॉर में डाल दिया। समझ के बात का मतलब यहां तक क्या हुआ। अब क्या होता है यहां पर, 1 सितंबर को वॉर चालू होती है, 1939 के अंदर वॉर स्टार्ट होती है। 3 सितंबर को जो भारत का जो वॉइस रॉय होता है लिलिथगो, वो कहता है जी इंडिया टू बी एट वॉर विद जर्मनी अलंग साइड ब्रिटेन। अब जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी होती है वो ये कहती है कि कुछ डिस्कस नहीं करा, कुछ पूछा नहीं, हम इस बात को नहीं मानते और अब हम क्या करेंगे, अब हम रिजाइन कर देंगे। इनकी जितने मिनिस्टर्स होते हैं 22 अक्टूबर 1939 को जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सब उसको क्या दे देते हैं, रिजाइन दे देते हैं। इसी को कहा जाता है, वो जो मैं आपको पढ़ा रहा था 1939 का। ठीक है जी। और यहाँ पे सबसे ज्यादा खुश कौन होता है, मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि जिन्ना को सरकार बनानी थी। अब वो कांग्रेस को कैसे देख सकता था, अब जिन्ना वाज सो हैप्पी कि चलो सरकार गिर। अब बाद में इलेक्शन होगा तो बाद में देखेंगे क्या क्या नहीं, अभी तो फिलहाल ये सरकार के अंदर नहीं है, सरकार गिर जाती है। ठीक है जी, इसे बोलते हैं कांग्रेस रेजिग्नेशन 1939 का क्या था। अब आपको समझ में आया कि 35 के एक्ट के बाद इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के बाद जो रिजल्ट आया वो बहुत एस्टॉनिश करने वाला था। इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद ये देखने को मिलता कि कांग्रेस तो भैया बहुत बढ़िया जीत गई। ठीक है जी, 11 में से 7 सीटें जीत गई, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही, 14 महीनों के बाद लगभग, ब्रिटेन ने हमें जबरदस्ती वॉर में ढकेल दिया। एंड हम क्या कर सकते हैं, हमने रिजाइन दे दिया उस टाइम पे। और इसको कहा जाता है क्या बेटा, आपका रेजिग्नेशन, कांग्रेस रेजिग्नेशन 1939। अब समझ में आ गया बैकग्राउंड क्या था। अब क्या होता है डे ऑफ डिलीवरेंस, ये क्या चीज है। मोहम्मद अली जिन्ना कहता है कि भैया ये तो खुशी का टाइम है, ये तो खुशियों का टाइम है। अब जो अगला जो शुक्रवार आ रहा है सब लोग अपने दुकानें बंद करेंगे और खुश होंगे। वो कहता है कि एक ऐसी पार्टी से छुटकारा मिल गया रेजिग्नेशन के बाद, बोलता है कि जो मुसलमानों को प्रताड़ित मार रही थी, उनको खराब कर रही थी, उनके भविष्य को खराब कर रही थी, ऐसा वो कहता है। तो डे ऑफ डिलीवरेंस क्या होता है, 2 दिसंबर 1939 को, अक्टूबर में रेजिग्नेशन हुआ था ना बेटा, 2 दिसंबर 1939 को जिन्ना ये कहते हैं, बॉम्बे के अंदर खड़े होकर बोलते हैं, अपने सेशन में बोलते हैं कि 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस बनाएंगे फ्रॉम कांग्रेस, कि हमें कांग्रेस से क्या मिल गई, आजादी मिल गई। समझ के बात का मतलब, तो इसको बोलते हैं डे ऑफ डिलीवरेंस। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया क्या मतलब होता है इसका, डे ऑफ डिलीवरेंस का। ये इनके कोट हैं, आप पढ़ लेना पढ़ना चाहो तो। ठीक है जी। अब क्या होता है, लाहौर रेजोल्यूशन आता है। अब 1939 बीत गया, मार्च का महीना आ गया। ठीक है जी, मार्च का महीना आ गया। मार्च के महीने के अंदर जो लाहौर सेशन होता है इंडियन मुस्लिम लीग का, वो यहाँ पे एक बात रखते हैं कि हम लोगों को, मुसलमानों को अब एक अलग होमलैंड चाहिए। मतलब इस देश के अंदर 2 धर्म नहीं रहते हैं, इस देश के अंदर 2 देश रहते हैं जो दो अलग धर्मों को फॉलो करते हैं। दैट इज 2 नेशन थ्योरी। ठीक है जी, वो कहते हैं जो आगे जाके डिमांड होगी कि बंगाल और पंजाब और जो बाकी के जो इलाके हैं वो सब हमारे को दो
और ये है लाहौर रेजोल्यूशन। तो लाहौर रेजोल्यूशन में क्या था, जो मुस्लिम लीग थी उसने अपनी पहली बार डिमांड रखी कि हम लोगों को एक सेपरेट होमलैंड चाहिए। कब रखी है? 1940 के अंदर। समझ में आ गया बात का मतलब यहां तक? जिसे बोलते हैं पाकिस्तानी रेजोल्यूशन इसको कहा जाता है। ये उस जमाने की फोटो है। इसके अंदर आप मोहम्मद अली जिन्ना देख रहे होंगे, आगा खान 3 देख रहे होंगे, जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर उस टाइम पे। ये सब लोग लाहौर के अंदर मीटिंग करते हैं एंड दे डिसाइडेड कि वी नीड अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम पीपल लिविंग इन इंडिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं आता बेटा? सबको समझ में आ गया? अब क्या होता है, तो एक 9 मेंबर की कमेटी होती है और ये सब लोग इसके अंदर होते हैं। ठीक है जी, और ये कहते हैं, इस समय यहां तक वो टर्म नहीं आई है पाकिस्तान वाली, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब वो होमलैंड तो मांग रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत पहले लिखा गया था ना पाकिस्तान वाला। मेरे को पता था ना किसने लिखा था वो वाला। आगे बढ़ते हैं। अब वॉर होती है यहाँ पे, ये आपको मैंने बताया यहाँ तक क्या क्या होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश हुकूमत है, अब वो बहुत परेशान होती है। क्यों परेशान होती है? हिटलर इस टाइम तक वॉर में बहुत आगे था। हिटलर तो बहुत खुश था इस टाइम तक, तो हिटलर तो वॉर जीत रहा था। इस टाइम तक तो वॉर जीत रहा था। अब उस समय प्रधानमंत्री चेंज होते हैं, कहाँ के? ब्रिटेन के। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं विंस्टन चर्चिल। क्या नाम है इनका? विंस्टन चर्चिल। पॉल लिनलिथगो को बोलते हैं कि हम लोगों को इंडियंस का सपोर्ट चाहिए वॉर के अंदर। ठीक है ना, इंडियंस का क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। आप कुछ भी करो, इनको मनाओ, कुछ भी करो, इनको टेबल पे बिठाओ, और हम लोगों को इनका सपोर्ट चाहिए वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। किसी भी हालत में हम नहीं चाहते कि इंडिया को हम लूज कर दें। आप किसी भी तरीके से इनको मनाओ और आप इनको वॉर में पार्टिसिपेट करवाओ किसी भी तरीके से। अब यहां पर एक अगस्त ऑफर आता है। अगस्त का महीना आ चुका था, अगस्त का ऑफर आता है। इसके अंदर क्या करता है, जो लॉर्ड लिनलिथगो होता है वो कुछ बातें रखता है। वो कहता है आप हमारा साथ दे दो, मैं आपको ये कुछ देने के लिए तैयार हूं। पहला, द रिकॉग्निशन ऑफ इंडियंस राइट टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात लॉर्ड लिनलिथगो की कहता है कि आप हमारा वॉर में साथ दे दो। इसके वॉर के बाद जैसे ही वॉर खत्म होगी, आप सब इंडियंस मिलके अपना संविधान तैयार कर लेना। जो वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसको एक्सपैंड कर दिया जाएगा और सब इंडियंस को भर्ती कर दिया जाएगा, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर जो डिफेंस संभालेगा। उसके बाद जो मिनोरिटीज होंगे उनको वीटो की पावर दी जाएगी कि अगर उनको कुछ भी ऐसा लगता है वो वीटो कर सकते हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, वो वीटो कर सकते हैं। और एक एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई जाएगी कि आगे जाके वॉर में पार्ट लेना है कि नहीं लेना। लेकिन वो ये बोलते हैं कि जो 1935 का जो एक्ट आया है उसके अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ये आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, चेंज हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसी ऑफर को कहा जाता है अगस्त ऑफर। लेकिन इस सब में एक बात ये भी कही जाती है कि ये सब डोमिनियन स्टेटस है, आपको आजादी नहीं मिलेगी। ये सब क्या है? एक डोमिनियन स्टेटस है। इसी को कहा जाता है अगस्त ऑफर। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं बेटा? 1935 के बाद इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में गिरा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने के कारण कांग्रेस को मिनिस्ट्रियल रेजिग्नेशंस देने पड़ गए 7 प्रोविंस आउट ऑफ 11 में से। उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन आता है जिसके अंदर मोहम्मद अली जिन्ना जो है बताते हैं कि हमको एक अलग होमलैंड चाहिए। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटेन में सरकार चेंज होती है, प्रधानमंत्री बदलता है, विंस्टन चर्चिल बनता है। विंस्टन चर्चिल के ऊपर प्रेशर होता है कि मुझको जो है किसी तरीके से भारतीयों को इन करना है, तो वो एक ऑफर भेजता है लॉर्ड लिनलिथगो के थ्रू। ठीक है जी, और ऑफर में क्या क्या बातें थी वो मैंने आपको यहां तक समझा दी। अब ये क्या होता है, सबसे पहली बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो साथ दे नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी डिमांड लेके बैठे हुए हैं पूर्ण स्वराज की, और वो कह रहा है कि डोमिनेंट स्टेटस दूंगा। वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो 1929 में ही बोल दिया था कि हमको तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो वो तो इस बात से राजी नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है जी। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग एट वारदा एट 21 अगस्त 1940 इवेंचुअली रिजेक्टेड द ऑफर एंड असर्टेड इट्स डिमांड फॉर कंप्लीट फ्रीडम। वो कहता है हमें कंप्लीट फ्रीडम दे दो, हम जो हैं आपके साथ हैं, लेकिन कभी इंडिपेंडेंट नहीं दोगे तो हम आपके साथ भी नहीं है। अब ये क्या होता है, 1940 का टाइम आता है। महात्मा गांधी ये कहते हैं कि इस समय हम लोगों को सत्याग्रह एक से इकट्ठा होकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इकट्ठा होकर सत्याग्रह करेंगे तो पहली बात तो ब्रिटिश हुकूमत को बहुत लॉस होगा। इस टाइम तक ब्रिटिश हुकूमत वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हार रही थी, तगड़े वाला हार रही थी। हिटलर ने सही मजे ले रखे थे इनके। लेकिन वो कहते थे कि हम क्या करते हैं, हम ना इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ,
पहला 2 फेज होंगे। पहले फेज में क्या होगा, सत्याग्रही जाएंगे, सबको बताएंगे कि हमको बायकॉट करना है, हमको अंग्रेजों के स्कूलों में नहीं जाना, नौकरियां छोड़नी है, इनके प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना है। और दूसरे फेज में हम क्या करेंगे कि सब लोगों को दिल्ली लेके आएंगे। हम क्या बोलते हैं, दिल्ली चलो, है ना, जिस नारा सुभाष चंद्र बोस का है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि हम सब लोगों को इकट्ठा करेंगे और दिल्ली लेके जाएंगे और प्रेशर बनाएंगे अंग्रेजों के ऊपर। कांग्रेस वाज इन ए कंफ्यूज स्टेट अगेन द अगस्त ऑफर, उनमें कंफ्यूजन थी, करे तो करे क्या। ठीक है जी। अब 2 प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, एक तो रेडिकल होते हैं और एक लेफ्टिस्ट होते हैं। ठीक है जी। एक महात्मा गांधी को कहते हैं कि नहीं, आप सत्याग्रह करो ही करो, बड़े स्केल के ऊपर करो, और एक कहते हैं कि नहीं, हमें सत्याग्रह नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा, लॉस होगा ब्रिटेन को। ठीक है जी। ठीक है जी। अब यहां पर वो क्या होता है, इससे पहले अगर इंडियंस बात करते थे वर्ल्ड वॉर 2 की, कि हमें क्यों वॉर में ढकेल दिया, सीधा उनको जेल में भेज देते थे। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं सत्याग्रह नहीं कर रहा हूं, मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लड़ रहा हूं। किसके लिए लड़ रहा हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लड़ रहा हूं। इसलिए अब वो क्या करते हैं, अपने सत्याग्रही चुनेंगे। क्या चुनेंगे, सत्याग्रही चुनेंगे। अब ये लोग वहां जाएंगे और लोगों को बताएंगे, देखो कैसे हम लोगों को जबरदस्ती वर्ल्ड वॉर 2 में ढकेल दिया, ना हमारा लेना ना देना, हमें बेफालतू का वर्ल्ड वॉर 2 में ढकेल दिया। अब यहां पर 3 बड़े बंदों को सत्याग्रह के लिए चुना जाता है। पहले होते हैं आचार्य विनोबा भावे, ये जाते हैं, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरे होते हैं जवाहरलाल नेहरू, ये जाते हैं, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। महात्मा गांधी पहले से जेल में है। और तीसरे होते हैं ब्रह्मदत्त, ठीक है जी, और इनको भी जेल हो जाती है। तो ये 3 व्यक्ति होते हैं, आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। इन लोगों के साथ 20,000 और लोगों को भी जेल में डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे थे। तो अंग्रेजों को कैसे ये हो सकता है कि हम जो है आपके उसके साथ देंगे आपका, तो इनको अरेस्ट कर लिया था। आपसे नाम पूछ सकते हैं, पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था। ठीक है जी। अब हिटलर और खुश, हिटलर तो खुश हो गया ही होगा। हिटलर कह रहा है भाई मैं तो वॉर भी जीत रहा हूँ, ऊपर से जो इसकी टेरिटरीज हैं वो अपने आप ही इससे लड़ने बैठ गई है। आप एक चीज सोच के देखिए, ब्रिटेन कितना ताकतवर देश होगा। हम केवल अपनी स्टोरी पढ़ रहे हैं, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, पता नहीं कितने देशों पे उस समय वो राज कर रहा था। प्रेजेंट उस जमाने में कोई 1-2 देशों पे राज नहीं कर रहा था, लगभग 100-150 देशों के ऊपर वो राज कर रहा था उस टाइम पे। मैं तो सिर्फ आपको अपने देश की कहानी बता रहा हूँ कि युगांडा में उस समय क्या हो रहा था, बाकी देशों में क्या हो रहा था, मैं तो उस पर जा ही नहीं रहा हूँ। वो तो 1970 में आगे आजाद हुए हैं, है ना। हाँ अभी भी चल रहा है, अभी भी राज चल रहा है उन लोगों को, कितने देशों में आज भी राज चल रहा है उन लोगों का। ठीक है जी। अब ब्रिटेन, अब हिटलर खुश, हिटलर कह रहा है भाई अब तो मैं छोड़ता नहीं। अब वहां पर क्या होता है, विंस्टन चर्चिल की हालत ढीली, और विंस्टन चर्चिल को प्रेशर आता है अमेरिका से कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये तुमसे देश नहीं संभाला जा रहा, क्योंकि हमारी आबादी बहुत अच्छी खासी है, हम लूज कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो जापानीज के साथ मिलके बहुत ताकत लेके बैठे हुए थे। आपको मालूम है ना कैसे वो वॉर कर रहे थे, कैसे वो नॉर्थ में लड़ रहे थे, याद है ईस्ट के अंदर हमारे देश में लड़ रहे थे, कैसे अंडमान निकोबार में उन्होंने अपना वो करवा लिया था। ये बहुत परेशान थे। गुड इवनिंग। जापानी बहुत बुरा हाल करके बैठे हुए थे, अमेरिकन का और अंग्रेजों का बहुत बुरा हाल करके बैठे हुए थे। अब क्या आता है, 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आता है। विंस्टन चर्चिल मिशन भेजता है भारत के अंदर। इसके जो हेड होते हैं उनका नाम होता है स्टफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम होता है, स्टफोर्ड क्रिप्स, इसी को क्रिप्स मिशन कहते हैं। ये भारत के अंदर आता है। अब ये जो बंदा होता है ये लेबर पार्टी का होता है, और ये थोड़ा सा सिंपैथेटिक होता है इंडियंस के लिए। वो कहते हैं इंडियंस का सेल्फ रूल भी आना चाहिए। ठीक है जी। इसको भेजा जाता है भारत के अंदर। अब ये जो है बात करता है, मुस्लिम से बात करता है, उनसे भी बात करता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बात करता है, महात्मा गांधी से बात करता है कि आप हमारा साथ दो, आप हमारा साथ दो। लेकिन जो इंडियंस होते हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो चाहे वो हो, वो कहते हैं एक तो हमें आज़ादी चाहिए, और मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि हमें अलग देश भी बना के दो, हमें अलग होमलैंड भी बना के दो। तो रिजेक्ट हो जाता है ये वाला भी। अब गांधी जी यहाँ पर एक बहुत अच्छा वो बोलते हैं, कोट देते हैं, अ पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन ए क्रशिंग बैंक। आप मुझे उस बैंक का चेक दे रहे हो जिसका पता नहीं कि बैंक है कि भी नहीं भी रहेगा। समझ रहे हो बात का मतलब, समझ रहे हो। इस समय ब्रिटेन की हालत बहुत खराब थी। ठीक है, सबको लग रहा था कि ब्रिटेन इस वर्ल्ड वॉर को हार जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर महात्मा गांधी देखते हैं कि ब्रिटेन की हालत टाइट है, क्रिप्स मिशन फेल हो चुका है। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे सेशन होता है। आफ्टर द ब्रिटिश फेल्ड टू सिक्योर इंडियन सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स विद क्रिप्स मिशन, यहाँ पे नारा दिया जाता है डू और डाई। ठीक है जी।
अब यहाँ पर लॉर्ड लिनलिथगो जो वॉइस रॉय थे भारत के, वो ब्रिटिश हुकूमत को लिखते हैं बाय फार द मोस्ट सीरियस रिबेलियन सिंस 1857। वो कहते हैं 1857 के बाद सबसे बड़ा आज मुझे देखने को मिल रहा है कि इस देश में रिबेलियस लोग हो गया, रिबेलियन हो चुके हैं और मुझसे ये लड़ रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो विरोध कर रही है कि हम पार्ट नहीं देंगे अंग्रेजों का, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा इन दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। द ब्रिटिश हैड द सपोर्ट ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड द हिंदू महासभा। और प्रिंसली स्टेट तो सारे उनके साथ थे ना, प्रिंसली स्टेट तो सारे अंग्रेजों के साथ थे, वो बाद में भी अंग्रेजों के साथ थे। ठीक है जी। तो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट। अब यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए बोलते हैं, न्यू चैप्टर इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बिगिन विद द क्विट इंडिया मूवमेंट। एक बार सोच कर देखो, अगर वर्ल्ड वॉर होती ही ना तो आज सिचुएशन क्या होती। ठीक है जी। अब यहाँ पर इंडियन लीजन बनाया जाता है। ठीक है जी। और इस समय तक तो बहुत बुरे हालात होते हैं। अब ऊपर से एक और घटना होती है, बंगाल के अंदर फेमाइन आ जाता है। अब विंस्टन चर्चिल कहता है कि जो बंगाल में भूखा मर रहा है उसको मरने दो। कहते हैं लगभग 8 लाख लोग मर गए थे इसके अंदर, इस फेमाइन के अंदर। वो कहता है कि इनको खाना नहीं मिलना चाहिए, वो सारा खाना इनको उठाओ, शिप में डालो और वॉर में भेज दो, मैं किसको लड़वाऊंगा आगे। तो विंस्टन चर्चिल ने लगभग 8 लाख लोगों को मरने दिया। ठीक है जी। मरने दिया, लगभग इतने लोगों को मरने दिया। और ये फोटो है उस टाइम की। और यहाँ पे इतना मतलब बुरा हाल था, बेचारे बहुत लोग स्टारवेशन से मर गए, भुखमरी से मर गए। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। उसने बोला कुछ नहीं दूंगा इन लोगों को। तो ये था हमारा पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो डॉट छोड़ना, हरविंद जी आप भी छोड़ जाते, पिछली बार जैसे लिखा था बहन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 1935 का एक्ट। और यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया कि बंगाल में क्या आ चुका है, फेमाइन आ चुका है, बंगाल में फेमाइन आ चुका है।